नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका आज के डिस्कशन में। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। सबसे पहले बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में, जो कि रूस के दौरे पे हैं और उनको जो है रूस के द्वारा हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड से नवाजा गया है। तो क्या है हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड? तो रूस में जो है ऑर्डर ऑफ संत एंड्रयू द अपोस्टल अवार्ड जो है वो हाईएस्ट अवार्ड है। और इस अवार्ड को रूस के राष्ट्रपति के द्वारा पुतिन के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया है। ठीक है। और ये अवार्ड जो है इसके पहले भारत के प्रधानमंत्री के अलावा जो है वो चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को भी दिया गया है। ये अवार्ड प्रधानमंत्री को 2019 में ही घोषित किया गया है। तो क्या है ये अवार्ड और ये क्यों दिया जाता है? तो द ऑर्डर ऑफ संत एंड्रयू पोस्टल अवार्ड जो है वो वैसे व्यक्ति को दिया जाता है जिन्होंने लिटरेचर के क्षेत्र में, सैन्य क्षेत्र में, देश का कोई व्यक्ति है तो उसको लिटरेचर, सैन्य और पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट में उसका योगदान हो तो उस संदर्भ में दिया जाता है। और विदेश का कोई व्यक्ति है, फॉरेनर, जो उस देश के बायलैटरल संबंध को मजबूत करने में काफ़ी अच्छी भूमिका निभाई है, तो उसको इस अवार्ड से नवाजा जाता है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने को इस अवार्ड से राष्ट्रपति जो हैं वो पुतिन के द्वारा ये अवार्ड दिया गया है, जिसकी घोषणा 2019 में की गई थी। तो अभी प्रधानमंत्री मोदी जो हैं वो रूस के दौरे पे गए थे, तो वहाँ पे उन्होंने रसिया और इंडिया के बायलैटरल समिट, जो 22वां बायलैटरल समिट था, उसको अटेंड किया। और इसमें काफ़ी सारी चीज़ों पे चर्चा हुई, जिसमें एक बायलैटरल ट्रेड टारगेट जो है उसको सेट किया गया। और ये ट्रेड टारगेट जो है वो 100 बिलियन का है, जो कि 2030 तक अचीव करने का टारगेट रखा गया है। 2030 तक 100 बिलियन का ट्रेड टारगेट अचीव करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा अगर अगली खबर की बात की जाए तो ब्रिक्स पार्लियामेंट्री फोरम 2024 का आयोजन होने वाला है। और ये जो है आपको जुलाई 11 से 12 के बीच में होगा। तो क्या है पार्लियामेंट्री फोरम? जो ब्रिक्स है, ब्रिक्स एक संस्था है जिसमें 5 देश हैं: भारत, रूस, ये ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। ठीक है। तो इसका 10वां पार्लियामेंट्री फोरम जो है उसका आयोजन जो है 11 जुलाई और 12 जुलाई को होने वाला है। भारत की तरफ से जो दल गया है, डेलीगेशन जो गया है, उसका नेतृत्व जो है स्पीकर ओम बिरला के द्वारा किया जा रहा है। इसमें शामिल सदस्यों में जो डिप्टी चेयरपर्सन है हरिवंश, उनके अलावा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट शंभू शरण पटेल, सेक्रेटरी जनरल ऑफ लोकसभा उत्पल कुमार सिंह और सेक्रेटरी जनरल ऑफ राज्यसभा पीसी मोदी को शामिल किया गया है। इसका थीम है द रोल ऑफ पार्लियामेंट इन स्ट्रेंथनिंग मल्टीलेटरलिज्म फॉर इक्वल ग्लोबल डेवलपमेंट एंड सिक्योरिटी। ये थीम है 2024 ब्रिक्स पार्लियामेंट्री फोरम का थीम है द रोल ऑफ पार्लियामेंट इन स्ट्रेंथनिंग मल्टीलेटरलिज्म फॉर इक्विटेबल ग्लोबल डेवलपमेंट एंड सिक्योरिटी। इस फोरम की जो स्थापना है वो 2009 में हुई थी। ठीक है, 2009 में हुई थी। ब्रिक्स समिट जो कि एकातेरिनबर्ग रसिया में है, ये एकातेरिनबर्ग रसिया में है। और 2009 में यहाँ पे एक ब्रिक्स का समिट हुआ था और यही घोषणा हुई थी कि ब्रिक्स का पार्लियामेंट्री फोरम का आयोजन किया जाएगा, जो कि 10वां फोरम है 2024 में। ठीक है। इसका जो प्राइमरी लक्ष्य है वो फोस्टर इंटर पार्लियामेंट्री कोऑपरेशन, आंतरिक संसदीय संबंधों को मजबूत करना, आइडिया को एक्सचेंज करना, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को बढ़ावा देना। किसके बीच में? तो ब्रिक्स नेशन के बीच में। ठीक है। अगली खबर है हाई सी ट्रीटी के बारे में। तो ऐसी खबर आई है कि भारत जो है
वो हाई सी ट्रीटी को जल्द ही रेक्टिफाई करने वाला है। ठीक है, तो क्या है हाई सी ट्रीटी, उसके बारे में जानते हैं। इसको जो है बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल ज्यूरिडिक्शन भी कहा जाता है। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल ज्यूरिडिक्शन भी कहा जाता है। इसके मेन 3 उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य ये है कि जो मैरीटाइम इकोलॉजी है उसका कंजर्वेशन करना और उसको प्रोटेक्शन देना। दूसरा है फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स फ्रॉम मैरिन जेनेटिक रिसोर्सेज, मतलब जो मैरिन इकोलॉजी है उसमें जो भी रिसोर्सेज अगर उसमें उपलब्ध है उसका फेयरली इक्विटेबल शेयरिंग करके उसका यूज करना। तीसरा उद्देश्य जो है इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट तैयार करना फॉर एक्टिविटी that can degrade the marine ecosystem and mandatory practice। इसका तीसरा का उद्देश्य है कि सॉरी जो मैरीन जो इकोलॉजी है उसका असेसमेंट करना कि कितना उसमें ह्रास हो रहा है और उसको सुधारने के लिए किन किन प्रैक्टिस को हमें अपनाना चाहिए, इस पे बल देने के लिए इसका उद्देश्य, इसको मैंडेटरी रूप से लागू करना इसका उद्देश्य है। और चौथा एक उद्देश्य है कि कैपेसिटी बिल्डिंग करना और उसको ट्रांसफ़र करना, यानी कि टेक्नोलॉजी को ट्रांसफ़र करना किसको, तो डेवलपिंग नेशंस को। बहुत सारे ऐसे देश हैं जिनके पास उतने संसाधन नहीं हैं कि वो अपनी तकनीकी क्षमता को मजबूत कर सके। तो ये विकसित देशों का ये कर्तव्य बनता है कि उनको भी उचित तकनीक का हस्तांतरण किया जाए ताकि उनके मैरिन जो सी हैं उसका वो अधिकतम उपयोग कर सके और इक्वल यूटिलाइजेशन हो सके। ये ट्रीटी जो है वो सिर्फ और सिर्फ ओनली डील विथ ओशियन दैट आउटसाइड द नेशनल जुरिडिक्शन ऑफ एनी कंपनी। ठीक है, आपको पता है कि जो कोई भी कंट्री का जो बाउंड्री होता है, जैसे भारत का अगर बाउंड्री है, ठीक है, तो उसके 200 नॉटिकल मिल्स जो होता है, यानी कि 370 किलोमीटर 370 किलोमीटर का जो रेंज होता है वो उस देश के अंदर आता है, यानी कि वो उस देश की संपत्ति है। और बियॉन्ड द ज्यूरिडिक्शन, यानी कि नेशनल ज्यूरिडिक्शन, यानी कि 200 नॉटिकल मील जो है वो नेशनल ज्यूरिडिक्शन हो गया। और उसके बाद का जो क्षेत्र होता है उसको हम लोग बोलते हैं, उसको हम लोग सी ओशियन बोला जाता है, यानी कि वो किसी की ज्यूरिडिक्शन में नहीं है। ठीक है, और ये 200 नॉटिकल मील्स हो गया जो कि 370 किलोमीटर होता है कोस्टल लाइन। दैट एरिया इज कॉल्ड एग्जीक्यूटिव इकोनॉमिक जोन। ठीक है, इसको समग्र आर्थिक जोन भी बोला जाता है, जिसको EEZ का संज्ञा दिया जाता है, यानी कि 200 नॉटिकल मील जो कि 370 किलोमीटर का रेंज होता है, उसका जो क्षेत्र होता है वो किसी भी कंट्री का अपना नेशनल बाउंड्री के अंडर आता है। और उसके बाद जो होता है तो जो हाई सी ट्रीटी है वो केवल डील विथ ओनली द ओशियन दैट रूल्स आउटसाइड द नेशनल, यानी कि किसी भी देश के 200 नॉटिकल मील्स के बाहर की जो सी इकोसिस्टम है उस पे ये लागू होता है। ठीक है, अगर हाई सी ट्रीट की बात की हाई सी ट्रीटी की बात की जाए तो एरिया आउटसाइड द EEZ, यानी कि एग्जीक्यूटिव इकोनॉमिक जोन ऑफ एवरी कंट्री आर नोन एज हाई सी और इंटरनेशनल वाटर। तो उसके बाद जो जो जुरिडिक्शन होता है वो हाई सी कहलाता है। और ये जो जुरिडिक्शन होता है वो मतलब 61% ऑफ टोटल ओशन एरिया का पड़ता है, यानी कि जो 200 नॉटिकल मील के बाद की जो एरिया है पूरे वर्ल्ड में उसका वो जो है टोटल ओशन का 61% है। ठीक है, दे बिलोंग्स टू बी
नो वन एंड एवरीवन एंजॉय इक्वल राइट्स फॉर नेविगेशन। इसमें क्या है कि जो फ्री जोन है जिसको हम लोग हाई सी ट्री बोल रहे हाई सी एरिया बोल रहे हैं, तो उसमें सबका अधिकार होना चाहिए। इकोनॉमिक एक्टिविटी सबकी चलनी चाहिए। साइंटिफिक रिसर्च कोई भी कर सकता है। लेइंग ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, ये जैसे कि केबल वेबल बिछाया जाता है इंटरनेट के लिए, तो वो कोई भी कर सकता है। तो ये इक्वल राइट्स की बात करता है। और इसका जो ऑब्जेक्टिव की बात की जाए तो पहला है कि डीमार्केशन ऑफ मैरीन प्रोटेक्शन एरिया। डीमार्केटेशन ऑफ मैरीन प्रोटेक्शन एरिया, तो जो हाई सी टीटी है वो आपको डी मार्केटेशन ऑफ मैरीन प्रोटेक्शन एरिया के तहत जो है उसको आइडेंटिफाई किया जाएगा, जो कि अभी वर्तमान में 18,200 MPA यानी कि मैरीन प्रोटेक्शन एरिया को आइडेंटिफाई किया गया है, जो कि लेटेस्ट डाटा है वर्ल्ड डेटाबेस ऑफ प्रोटेक्शन एरिया। और जो कि एरिया जो है वो 8% ऑफ टोटल एरिया को कवर करता है। 8% ऑफ द टोटल एशियन एरिया, ऑलमोस्ट 90% एरिया इन टेरिटोरियल वाटर। ठीक है। अब बात करते हैं यूएन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ द सी। तो जो हाई सी ट्रीटी है उसको लागू करने के लिए यूएन की एक संस्था है, यूएन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ द सी, जिसको अनक्लोज भी कहा जाता है। ये जो है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी वाज अडॉप्टेड ऑन 1982, यानी कि वो 1982 में इसको अपनाया गया था। इट लेज डाउन ए कम्प्रिहेंसिव regime ऑफ लॉ वर्ल्ड्स ओशन एंड सी एस्टेब्लिश रूल ऑफ गवर्निंग ऑल द ओशन। जो हाई सी ट्रीटी जो है उसको रेक्टिफाई करने के लिए कम से कम 60 मेंबर्स की आवश्यकता है। 60 मेंबर्स की आवश्यकता है। और अभी जो है 56 मेंबर्स जो हैं वो रेक्टिफाई कर दिए हैं। जो भारत भी करेगा तो 57 ही हो जाएगा, यानी कि 60 यानी कि 60 नंबर्स चाहिए इसको लागू होने के लिए। और ये जिस दिन 60 होगा उसके 6 महीने के अंदर में ये ट्रीटी जो है वो लागू कर दी जाएगी। ओके। अब चलते हैं नेक्स्ट खबर पे, नेशनल फिश फार्मर्स डे। नेशनल फिश फार्मर्स डे जो कि 10 जुलाई 2024 यानी कि 10 जुलाई को नेशनल फिश फार्मर्स डे मनाया जाता है। और इसकी थीम है 2024 की, ऑनरिंग द पिलर्स ऑफ इंडियाज ब्लू रिवॉल्यूशन। ऑनरिंग द पिलर्स ऑफ इंडियाज ब्लू रिवॉल्यूशन। जो नेशनल फिश फार्मर्स डे है वो सेलिब्रेट किया जाता है हीरालाल चौधरी एंड हिज कलीग डॉक्टर KH अली कुन्ही, इन्हीं के सम्मान में ये जो है सेलिब्रेट किया जाता है। 1957 में इन्होंने फिशरी सेक्टर में एक ब्रीडिंग और रिप्रोडक्शन के संबंध में मेजर कॉर्प्स को प्रोडक्ट मेजर कॉर्प्स को विकसित किया था। और इसी दिन यानी कि 10 जुलाई 1957 को इन्होंने ये जो है विकसित किया था। और इसी सम्मान में किसके सम्मान में, तो डॉक्टर हीरालाल चौधरी और डॉक्टर KH अली कुन्ही के सम्मान में 10 जुलाई को नेशनल फिश फार्मर्स डे मनाया जाता है। इसका मेजर उद्देश्य है जो मछली उत्पादन में, मत्स्य पालन में जितने भी जो मछुआरे हैं, जो कार्मिक है, उनके जीवन को कैसे अच्छा किया जा सके, इस संदर्भ में जो है सरकार काम करती है। इसके संदर्भ में भारत सरकार के द्वारा बहुत सारी योजनाएं चलाई गई, जैसे कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना जो कि 2020 में शुरू की गई थी और ये 5 सालों के लिए शुरू की गई थी, जो कि 2025 तक अभी चलेगी। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, फिर सागर मित्र योजना, फिर फिश फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, फिशरीज इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट फंड। अगली खबर है कि RBI ने एक रिपोर्ट जारी की है, फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स 2000 फॉर मार्च
ये जो है एनुअली रिपोर्ट जारी होता है, यानी कि ये साल में एक बार जारी होता है, साल में एक बार जारी किया जाता है ये रिपोर्ट। और इस रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत का जो रेटिंग है वो 60 पॉइंट के आसपास हो गया है, यानी कि अच्छी खबर है। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो आरबीआई जारी करता है। तो ये था आज का डिस्कशन। धन्यवाद।